ठीक है, स्टार्टिंग with October November 2021 पेपर 3 वेरिएंट 2। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहाँ पर होती है? द लोएस्ट पॉइंट ऑन द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। मतलब ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, ऑन द LRAC कर्व बेसिकली, अगर देखा जाए। ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एनीवन बेटर ऑफ विदाउट others becoming worse off. So this means that operating on the PPC. Now this can be an answer. अब आप एक चीज नोटिस करो, इसे सवाल में बोला है which statement best defines। इसका मतलब this is clearly a case of PCQ। ये बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है। तभी कहते हैं सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। हालांकि ऑप्शन बी गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा है। मतलब ऑन द पीपीसी ऑपरेट करने का मतलब तो यही है ना कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आर प्रोडक्टिव एफिशिएंट। ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सारे प्रोडक्टिव एफिशिएंट होते हैं। अब बात सारी यही है कि अगर पेपर में इससे अच्छी स्टेटमेंट लिखी हुई है ऑप्शन पे तो वो सेलेक्ट करोगे, और उसके नीचे वाली अच्छी है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट एट अ लोअर यूनिट कॉस्ट। सिंपल। सही है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नो। अब ये स्टेटमेंट सही है, आप बोलो यस, बट इट इज नॉट द बेस्ट। क्लियर है ये मसला? क्वेश्चन नंबर 2, मेडिकल रिसर्च has indicated that drinking too many sugary drinks is bad for health। मतलब वही सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, एक बंदे की प्राइवेट कॉस्ट के ऊपर अफेक्ट आता है, फिर इसकी वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट पे भी अफेक्ट आ जाता है, क्योंकि हेल्थ पे आप बर्डन बन जाते हो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू इम्पोज अ टैक्स ऑन द सेल ऑफ शुगरी ड्रिंक्स। तो इट इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन। सही है, इट इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन। और अगर आप एक और चीज नोटिस करो तो इन चीजों को कंज्यूम करके ना कंजम्पशन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आती हैं। सही है। प्रोडक्शन का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। Might help to sell the market value. So negative externalities of consumption, yes, yes, yes. No production externalities over here. Over consumption of demerit goods, yes, क्योंकि sugary drinks जो है ना वो demerit goods होती हैं। It is bad for the consumer and bad for the third party, क्योंकि ऐसी बात है external cost भी आती है। तो yes and yes। ठीक है, तो C is the right answer। तो question number 2 का आंसर C होगा। Question number 3, a government uses a cost-benefit analysis to approach infrastructure projects. It is considering building a new railway to link a city center to its airport. It estimates the following। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब एक गवर्नमेंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बिल्कुल इसमें बेटा यही और भी हो सकते हैं, मतलब जनरली यही होता है वैसे। सही है। अच्छा, जब एक गवर्नमेंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूज करती है ना, तो वो क्या देखती है कि जो जिस प्रोजेक्ट का सोशल बेनिफिट विल बी ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट, वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जिसका सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट से ज्यादा होगा उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। और जिसका सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट इक्वल होंगे, वहां पर गवर्नमेंट ओन डिस्क्रिशन है। अगर उसको लगता है कि लॉन्ग रन में बेनिफिट बढ़ जाएंगे तो कर ले, अगर उसको लगता है लॉन्ग रन में कॉस्ट बढ़ जाएंगे तो नहीं करेगा। अब इसलिए मुझे प्राइवेट कॉस्ट सोशल कॉस्ट दी हुई है, तो सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, एंड सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। अब सवाल है व्हाट शुड द गवर्नमेंट डिसाइड एंड व्हाई। अच्छा देख लेते हैं आप जरा। सोशल कॉस्ट इसने मुझे डायरेक्ट दी हुई है 1.7। ठीक है। और सोशल बेनिफिट में निकाल लेता हूँ, 0.5 प्राइवेट बेनिफिट है और एक्सटर्नल बेनिफिट 1.8 है। तो ये मेरे पास आंसर आएगा 2.3। अब क्लियरली यहाँ नजर आ रहा है कि सोशल बेनिफिट 2.3 है, सोशल कॉस्ट 1.7 है, तो दे शुड गो विद द प्रोजेक्ट, दे शुड प्रोसीड द प्रोजेक्ट, बिकॉज प्राइवेट कॉस्ट एक्सीडेड प्राइवेट बेनिफिट्स, नो सोशल बेनिफिट एक्सीडेड सोशल कॉस्ट, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो दे शुड बी गोइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर, बड़ा आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। Question number 4. A consumer currently consumes 10 units of good X and 10 units of good Y on point Z on an indifference curve। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा गुड Y, फिर यहाँ पर लिखूंगा गुड X। दिस इज ओरिजिन, दिस इज एन इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली मैं करंटली पॉइंट Z के ऊपर हूँ, where I am consuming 10 units of good X and 10 units of good Y। The consumer's marginal utilities from consuming both good X and Y are positive। ठीक है। Which combination of good X and Y
could be on the same indifference curve as point Z. अच्छा, पहला ऑप्शन है 9 ऑफ गुड एक्स एंड 11 ऑफ गुड वाई। हो सकता है, पॉसिबल है, अगर मैं इसको 11 कर दूं और इसको 9 कर दूं तो ये भी ऑन द इंडिफरेंस कर्व ही होगा। तो ए इज द राइट आंसर। अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते? इसके बाद वाला ऑप्शन कह रहा है 10 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, ठीक है, बट 11 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। तो ये बताऊं कैसा सिनेरियो होगा, ये यहाँ पर होगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आउटसाइड द इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा, मतलब नॉट ऑन द इंडिफरेंस कर्व बेसिकली। फिर ये कह रहा है 11 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 10 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। अब 10 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और 11 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, गुड एक्स जो है ना वो कुछ इस तरीके से होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। दोनों के 12 ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी कुछ ऊपर की तरफ होगा इधर, सही, ये भी अजीब सा हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ए इज द ओनली ऑप्शन जहां पर आप अलोंग द इंडिफरेंस का मूवमेंट करके, और आप इसको इस तरीके से भी देख लो, 9 + 11 इज 20, आई एम कंज्यूमिंग 20 यूनिट्स। अगर बेसिकली मैं देखूँ तो मैं 20 यूनिट्स की पॉसिबिलिटी है मेरी। अब ये मिला के 21 हो रहा है, ये मिला के 21 हो रहा है, ये मिला के 24 हो रहा है, तो इस तरह भी कर सकते हो, और बेहतर है कि डायग्राम बना के बंदा कर ले। सही है, तो मसला। क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम शोज टू इंडिफरेंस कर्व्स एंड टू बजट लाइंस। कोई क्वेश्चन हो तो लिख लेना, मैं आ जाऊंगा वापस पीछे। द डायग्राम शोज टू इंडिफरेंस कर्व्स एंड टू बजट लाइंस फॉर गुड एक्स एंड गुड वाई। द कंज्यूमर्स इनिशियल इक्विलिब्रियम इज आर। तो इनिशियली आई एम एट आर, ठीक है। अब आर पे जो है मैं करंटली ऑपरेट कर रहा हूँ, तो वाई इतना है, एक्स इतना है, ठीक है, कंजम्पशन पॉइंट। देयर इज अ शिफ्ट इन द बजट लाइन फ्रॉम y1 x1 टू y2 x। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि इनकम्स जो है ना वो बढ़ रही हैं। इनकम्स क्या हो रही हैं? बढ़ रही है, क्योंकि दोनों गुड्स की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। एंड द न्यू इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर इज पॉइंट एस। अब पॉइंट एस अगर आप नोट करो ना, तो पॉइंट एस यहाँ पर है। तो पॉइंट एस पे आप एक चीज देखो, एक्स कम हो रहा है, वाई बढ़ रहा है। तो हम इस चीज का अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इनकम के बढ़ने से गुड वाई बढ़ रहा है, इनकम के बढ़ने से गुड वाई बढ़ रहा है। तो गुड वाई इज अ नॉर्मल गुड, क्योंकि इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और इनकम के बढ़ने से गुड एक्स कम हो रहा है, तो गुड एक्स इज एन इंफीरियर गुड, क्योंकि इनकम के बढ़ने से जो है वो ये कम हो रहा है। सही है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप। व्हाट कैन डेफिनेटली बी कंक्लूडेड अबाउट गुड एक्स? इट इज एन इंफीरियर गुड। क्लियर है? कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। बहुत तरीके होते हैं एमसीक्यू के। मतलब मैंने जब पहले कराया था तो मैंने डायग्राम बनाई भी नहीं थी उसमें, ठीक है। तो 5 कहाँ से रिस्क? तो अभी ऐसे रैंडमली दिमाग में आ गई तो बना दी। क्वेश्चन नंबर 6, पिछला वाला 5 था, पिछला वाला 5। Question number 6, what are the correct formula for calculating the average cost? So average cost is total cost divided by quantity, and average revenue, average revenue is total revenue divided by quantity। तो सी हो, बड़ा ही बेकार एमसीक्यू है। मतलब एवरेज कॉस्ट, एवरेज का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपको एवरेज का मतलब पता है ना, आपको एवरेज का कोई भी फॉर्मूला बना लोगे। देखो, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट, सिर्फ ये याद रख लो। तो सिंपली आपको क्या करना है कि बस क्वांटिटी से डिवाइड करना है। देख लो, टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी इज एवरेज कॉस्ट, एंड एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। और एवरेज रेवेन्यू, आपको यहाँ पर एक और चीज पता होनी चाहिए कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्यू क्यू को काट दो, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है ना वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? 20 to 30 स्मॉल फर्म्स होती हैं यहाँ पे, एंड परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। अब परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों में स्मॉल फर्म्स होती हैं, और लॉन्ग रन में दोनों नॉर्मल प्रॉफिट पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट इतने वीक होते हैं कि लॉन्ग रन में एंट्री एंड एग्जिट चल रहा होता है फर्म्स का, और घूम फिर के सारी फर्म्स जो है ना वो लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट पे आती हैं, जिधर एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। अब यहाँ पर मैं डायग्राम नहीं बना रहा दोनों के, पर आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होते हैं, विच इज लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब जैसे अगर शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अगर फर्म्स कमा रही हैं, तो मोर फर्म्स विल एंटर, जिसकी वजह से सारी फर्म नॉर्मल पे आ जाएंगी। जो सब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस में हैं, वो एक्सिट करना शुरू करेंगे। जब एक्सिट करना शुरू होंगे तो जो रिमेनिंग फर्म्स होंगी उनका नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। तो एंट्री एक्सिट मैकेनिज्म चल रहा होता है, और उस पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर सब जो है ना वो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं। सही है, तो बाकी ऑप्शन जरूरत नहीं है इसमें, मैं गलत ऑप्शन क्यों है, गलत बताने का पॉइंट नहीं है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये।
क्वेश्चन नंबर 8, अ फर्म मैक्सिमाइज्ड इट्स प्रॉफिट्स, नाउ दिस इज वेरी टेक्निकल। ये एक सवाल मुझे याद है, इसमें बच्चों को बड़ा मसला हुआ था। ये कह रहा है कि एक फर्म जो है ना वो अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर रही है बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स टोटल रेवेन्यू। सही है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज का होते हैं जिधर एमसी और एमआर इक्वल होते हैं। अब ये कह रहा है कि एक बिजनेस है जो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है जब उसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है। अब रेवेन्यू मैक्सिमाइज कब होता है? जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है। सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है और मुझे अगर इसको मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल करना है तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एम सी इक्वल्स टू एम आर वाली कंडीशन मीट करनी है और मेरा एम आर जीरो है तो मेरा एम सी भी जीरो होना चाहिए, तब जाके मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो एम सी इक्वल्स टू एम आर पे ही होता है। नाउ इफ आई एम मैक्सिमाइजिंग माई प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, दिस मीन्स दैट माई एम आर इज जीरो, एंड इफ माई एम आर इज जीरो तो एम सी शुड ऑल्सो बी जीरो, क्योंकि तभी ये दोनों इक्वल होंगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। क्लियर है? अब बच्चा ये पूछता है कि सर मार्जिनल कॉस्ट जीरो कैसे होगा? तो मार्जिनल कॉस्ट जीरो होना बहुत सिंपल सी बात है भाई। अगर मैं आपको ये फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि एक बिजनेस है, ये कब पॉसिबल है मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, एक बार ये भी सवाल आ चुका है। पहले लेट्स से मैं कहता हूँ टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अब एक बिजनेस है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं, सिर्फ फिक्स कॉस्ट है, लेट्स से। सही है। अब वो जितने भी यूनिट्स बना ले, 1 2 3, उसकी टोटल कॉस्ट जो है ना वो फिक्स कॉस्ट की इक्वली होगी। तो 50 50 50। अब मुझे पता है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट इज दी, पिच हो गई है यहाँ पे। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज दी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ऐसा ही है। अब तुम जितनी भी चेंजेस निकालो तुम्हारे पास मार्जिनल कॉस्ट जीरो ही आ रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट जीरो कब होती है? व्हेन द चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मतलब बेसिकली आपकी टोटल कॉस्ट जब सेम होती है तब आपकी मार्जिनल कॉस्ट जीरो होती है। सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाई डज दिस इंप्लाई एवरेज फिक्स कॉस्ट इज जीरो? नो, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है। Marginal cost is zero. C is the right answer. Marginal revenue is greater than the marginal cost. This is also not the right answer. ठीक है। तो ये एक ऐसा बिजनेस था यूनिक जिसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा था जब वो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर रहा था। इसका मतलब उसका रेवेन्यू जीरो है। अब ये कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्जिन कॉस्ट भी जीरो होगी तभी तो हो रहा है। मतलब एम आर जीरो और एम सी का एम आर एक ही बात है इस बिजनेस के लिए। ले रहे चीज कोई मसला? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल हैपन टू एन इंडस्ट्री सप्लाई कर फिर फर्म लीव द इंडस्ट्री? सिंपल सी बात है, सप्लाई कम हो जाएगी इंडस्ट्री की, और क्या। और जब कम होती है तो उल्टे हाथ पे शिफ्ट होती है। इट विल शिफ्ट लेफ्ट टू दी एट एनी गिवन प्राइस। राइट का मतलब तो ये है कि सप्लाई बढ़ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। डाउनवर्ड मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट तो तब आती है जब डिमांड का शिफ्ट होता है, और यहाँ पर डिमांड का शिफ्ट ही नहीं हो रहा, तो ये एएस का सवाल है। तो ये 9 का आंसर है। मतलब सप्लाई कर्व में मूवमेंट तभी आती है ना जब डिमांड का शिफ्ट होता है, तो बड़ी बेसिक सी बात है। सही है। क्वेश्चन नंबर 10, which characteristic of a market is a reason for a firm to remain small? The minimum efficient to scale is high। देखो, मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल हाई होने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई अगर मेरा मिनिमम एमईएस बहुत आगे है ना, इसका मतलब मुझे बहुत बड़ा आउटपुट बनाना पड़ रहा है। इसका मतलब मेरे बिजनेस का आउटपुट ज्यादा, और ये नॉर्मली लार्ज फर्म्स का होता है। चाहिए। एमईएस का हाई होना इज अ बैरियर टू एंट्री। चाहिए। एमईएस का हाई होना इज अ बैरियर टू एंट्री, और यही एक वजह है कि जिसकी वजह से फर्म लार्ज होती है। यू कैन नॉट कम्पीट विद अ फर्म जिसका एमईएस बहुत ज्यादा है। तो पोटेंशियल फॉर एक्स एंड एफिशिएंसी था। अब एक्स एंड एफिशिएंसी तब होती है व्हेन देयर इज लैक ऑफ कंपटीशन, जब आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं होता टू इंप्रूव। तो दिस इज अ बिग इंडिकेशन ऑफ अ मोनोपोली। लार्ज फर्म की बात हो रही है वापस। देयर आर सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगेन स्केल, स्केल का मतलब ही लार्ज स्केल होता है, बहुत बार बता चुका हूँ। स्मॉल फर्म को तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते ही नहीं है। सही है। जब आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो जाती है, इफ यू बिकम टू लार्ज नहीं, लार्ज, टू लार्ज में तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। देयर इज लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल कैपिटल। डी इज द राइट आंसर। भाई आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल लिमिटेड है, यू कैन नॉट expand easily। तो ये तो डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम? अगेन प्रिंसिपल आर द शेयर होल्डर्स, एजेंट आर द डायरेक्टर्स और द मैनेजर्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल होता है। शेयर होल्डर्स कहता है प्रॉफिट चाहिए, डिविडेंड चाहिए। डायरेक्टर्स और मैनेजर्स कहते हैं कि यार ग्रोथ चाहिए ताकि बोनस कमीशन मिले।
The disincentive effect for entrepreneurs of high government tax rates, no. The existence of a trade union to put forward worker views to managers, no. The lack of consumer knowledge of the quality of the firm's products. This is asymmetric information. The lack of consumer knowledge of the quality of the firm's products. This is asymmetric information. सही है, as a student आपको ये पता होना चाहिए. The separation of the owners for a firm from the firm's managers. Yes, this is the right answer. Divorce between ownership and control. वो परफेक्ट नहीं बेटा, वो इसमें वो एलोकेटिव होता है. एमसी इज इक्वल्स टू आर इज एलोकेटिव एफिशिएंसी. प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग ना रेंज होती है, कंटेस्टेबिलिटी की ना रेंज होती है, और परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी नॉर्मल प्रॉफिट पे होती है, अगर आप मोनोपोली की बात कर रहे हो. सही है, वो जब सवाल आएगा देख लेंगे, आएगा सवाल. सही है. 11 का बी इज नॉट क्लोज, क्योंकि मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स की बात हो रही है. ट्रेड यूनियन तो एक दूसरी चीज होती है जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है ना, उसका लेना देना नहीं है. डी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन था, गलत होने के चांसेस नहीं है ये. बाकी ऑप्शंस बहुत यूज है इसमें. सही है. क्वेश्चन नंबर 12. The diagram shows a firm in an imperfect competition. सही है. If it changes its objectives from profit maximization, which is MC is equals to MR, to revenue maximization, which is MR0. सही है. तो मैं पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे था, तो दिस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये MR है, ये MC है ना, तो दिस इज MC इज इक्वल्स टू MR. सही है. तो ये मेरा आउटपुट होगा. और मैं MR0 पे आ गया. MR0 जो है ना वो कहाँ पर होगा? MR0 यहाँ पर होगा. दिस इज MR0. तो आउटपुट जो है वो क्या होगा? आउटपुट तो बढ़ रहा है ऑब्वियसली, फ्रॉम S to T. increases from S to T. सही आंसर. सही. डिक्रीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. सही. सही. आसान है ये. क्वेश्चन नंबर 13. Which statement explains why a government decides to increase the highest rates of tax on personal income? अब आप इस चीज को समझो. मैं हाईएस्ट रेट्स ऑफ टैक्स बढ़ा रहा हूँ ऑन पर्सनल इनकम, इसका मतलब प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स तो देखो वैसे ही प्रोग्रेसिव होता है नॉर्मली. सही है. अब हाईएस्ट रेट्स ऑफ टैक्स बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि रिच के ऊपर आप बर्डन बढ़ा रहे हो बहुत ज्यादा. आप रिच के ऊपर बर्डन बढ़ा रहे हो, तो ये जो आप कर रहे हो ना, इससे आपकी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है ना वो इकोनॉमी में कम होगी, बिकॉज यू आर टैक्सिंग द रिच, और वही पैसा फिर आप गरीबों पे लगाओगे. इट एक्सपेक्ट्स द टोटल रेवेन्यू टू बी अनअफेक्टेड बाय द पॉलिसी चेंज. नहीं. It is concerned about the possibility of emigration or by some high earning individuals. So why would they do that? सही है. It requires equity considerations as being more important than efficiency ones. Yes. देखो, अगर वो अमीरों पे टैक्स कम करता ना, तो दिस इज एफिशिएंसी, बिकॉज आप उनको इंसेंटिव टू वर्क. देखो मैंने आपको हमेशा से बोला है, एफिशिएंसी इक्वालिटी का, एफिशिएंसी इक्विटी का. सही है. इक्विटी इक्वालिटी का, इन सब का ट्रेड ऑफ होता है आपस में. ठीक है, ये ट्रेड ऑफ आपको पता होने चाहिए. अगर मैं यहाँ पर एफिशिएंसी पे काम कर रहा होता ना, तो मैं टैक्स कम करता, मैं अमीरों को इंसेंटिव देता और काम करने का. पर यहाँ पर मेरा वो मोटिव ये नहीं है. मेरा मोटिव ये है कि मुझे फेयरनेस चाहिए, और मुझे जो है ना वो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो तभी मेरा आंसर सी है. इट विशेस टू स्विच द एम्फेसिस ऑफ इट्स टैक्स सिस्टम फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. नो, इनडायरेक्ट में तो रिग्रेसिव होगा, और ये ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है. इसने तो पर्सनल इनकम बोला है, मतलब इनकम पे जो टैक्स लगता है आपको पता होना चाहिए, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स. एज ए नेटिव स्टूडेंट इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए. डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स आता है जो कि बिजनेस पे प्रॉफिट्स पे लगता है. यहाँ पर इनहेरिटेंस टैक्स आता है. इनहेरिटेंस टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट में हर वो चीज आ जाती है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती है, चाहे वो वैट हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो ड्यूटी हो, चाहे वो टैरिफ हो. सही है. तो 13 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 14. इन सर्टेन कंट्रीज बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स ऑन लो इनकम. ठीक है, बड़ी कॉमन सी बात है. एज देयर इनकम राइजेस द बेनिफिट्स आर रिड्यूस एंड द इनकम टैक्स हैज टू बी पेड. As their income rises, the benefits are reduced and income tax has to be paid. What can result from this? Price stabilization? No. Poverty trap? Yes. Replacement ratio? No. Unemployment rate? No. Poverty trap क्या होता है? When your income after tax, when your income after tax is below the benefits, so this can result in a poverty trap. वो शायद खुद छोड़ते हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, क्लियर है. तो 14 का आंसर है.
Question number 15. An economy requires large inputs of steel for its building programs. After political pressure, the government imposes a minimum price on its imported foreign steel. ठीक है भाई. तो मिनिमम प्राइस इज बेसिकली प्राइस फ्लोरिंग, जहां पर आप जो है ना वो प्राइसेस को बढ़ाने की करते हो. अबव द इक्विलिब्रियम लगता है ये. ठीक है, ये किधर लगता है? अबव द इक्विलिब्रियम. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इक्विलिब्रियम पे है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि यार द मार्केट प्राइस इज टू लो. सही है, जैसे ये इक्विलिब्रियम है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि दिस प्राइस इज टू लो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मिनिमम प्राइस लगा देगी अबव द इक्विलिब्रियम. अब ये पीएम हो जाएगा. अब प्राइस या तो ये होगी या तो इसके ऊपर होगी, इसके नीचे नहीं आ सकते. तो व्हेन वुड दिस इंटरवेंशन लीड टू इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी? अब इनएफिशिएंसी कब होगी? इनएफिशिएंसी उस केस में होगी जब जो है कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जाए इस पॉलिसी का. व्हेन इट एनकरेजेस डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर्स टू अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये तो अच्छी बात है. व्हेन इट प्रिवेंट्स डंपिंग ऑफ लो ग्रेड स्टील, ये भी अच्छी बात है. व्हेन इट प्रोटेक्ट्स जॉब्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव स्टील वर्कर्स, ये भी अच्छी बात है. व्हेन इट रिड्यूसेस कंपटीशन फॉर स्टील वर्कर्स, ये बहुत बुरी बात है. अगर कंपटीशन फॉर स्टील वर्कर्स कम हो जाएगा ना, तो इससे इससे जो है ना वो वेजेस कम होंगी. इससे क्या कम होंगी? इससे वेजेस कम होंगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ना जो फिर लोग वेल ऑफ नहीं होंगे. तो 15 का आंसर विल बी डी. सही है. तो मसला मतलब ये तीनों एडवांटेजेस हैं जो ऊपर वाले ऑप्शन थे ना. डी इज अ डिसएडवांटेज, तो मुझे डिसएडवांटेज ढूंढना था. Question number 16. What happens to the economic rent and transfer earnings if the supply curve becomes perfectly inelastic? ठीक है भाई. आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको पहले ग्राफिकली जनरली सिखा दूं एक चीज. जैसे ये सप्लाई ऑफ लेबर है, ठीक है. दिस इज वेजेस, दिस इज क्वांटिटी ऑफ लेबर. लेट्स से मैं कहता हूँ कि करंटली वेज चल रही है ये. अब एज अ स्टूडेंट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सप्लाई के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना सप्लाई ऑफ लेबर का, वो इकोनॉमिक रेंट है और ये ट्रांसफर रेंटिंग है. अब ये कह रहे हैं द सप्लाई ऑफ लेबर बिकम्स परफेक्टली इनइलास्टिक. सप्लाई ऑफ लेबर परफेक्टली इनइलास्टिक होने का मतलब बताऊं क्या है? कि सप्लाई कर्व वर्टिकल हो गया है. सप्लाई कर्व क्या हो गया है? वर्टिकल हो गया है. तो दिस इज वेजेस, दिस इज क्वांटिटी ऑफ लेबर, दिस इज क्वांटिटी ऑफ लेबर, दिस इज सप्लाई ऑफ लेबर. अब ये सप्लाई जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक है. अब अगर आप देखो तो सिर्फ अबव द सप्लाई कर्व वाला एरिया आ रहा है बस. तो दिस इज इकोनॉमिक रेंट. तो क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई जब ये स्विचिंग हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो इकोनॉमिक रेंट जो है वो बढ़ रहा है और ट्रांसफर अर्निंग जो है वो कम हो रहा है. ठीक है, क्लियर. तो इकोनॉमिक रेंट इंक्रीजेस, ट्रांसफर अर्निंग डिक्रीजेस. सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. द डायग्राम shows the effect of the introduction of a minimum wage in the labor market. ठीक है. what when would such a minimum wage be least beneficial to workers who are currently employed? अब जो लोग currently employed है उनको benefit कब नहीं होगा? If demand for the product increases, this is a good thing. If the elasticity of demand for workers is high, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर वर्कर हाई है ना, तो ये मसला है, क्योंकि मिनिमम वेज की वजह से वेज बढ़ जाती है. जब वेज बढ़ती है ना, तो एम्प्लॉयर का रिएक्शन ये होता है कि वो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर जो है ना वो कम कर देता है. पर सप्लायर जो है ना वो अपनी मतलब जो वर्कर इटसेल्फ होता है वो अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है. अब जब डिमांड फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर वर्कर्स अगर हाई होगी ना, तो इसका मतलब इलास्टिक है. इसका मतलब अगर हल्की सी वेज बढ़ेगी ना, तो बहुत से वर्कर ऐसे होंगे जिनकी नौकरी चली जाएगी. तो बी इज द राइट आंसर. इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ वर्कर्स आर हाई, इसका मसला नहीं है. इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स वर टू इंक्रीज, ये भी एक अच्छी बात है. तो बी इज द राइट आंसर. जहाँ पर वर्कर्स का नुकसान हो सकता है कि भाई अगर वेज बढ़ गई तो हो सकता है उनकी नौकरी चली जाए, क्योंकि मिनिमम वेज का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि सरप्लस ऑफ वर्कर्स हो जाता है, विच लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है. सही है. तो अगर इलास्टिक डिमांड होगी ना, तो एम्प्लॉयर का रिएक्शन बहुत वो होगा, इंस्टेंट होगा. क्वेश्चन नंबर 18. विच स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट करेक्ट? अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जब एक इकोनॉमी में रियल जीडीपी जो है ना वो बढ़ती है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट्स कॉस्ट एज वेल एज बेनिफिट्स. तो दिस इज द राइट थिंग. लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी फॉर 1 ईयर. ये थोड़ी डिबेटेबल स्टेटमेंट है. शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ शिफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट विद इन अ पीपीसी टू अ कर्व ऑन द पीपीसी. यस, क्योंकि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कि आपका एडी बढ़ रहा है. तो बेसिकली होता क्या है कि आप इनसाइड द पीपीसी से और टुवर्ड्स द पीपीसी जा रहे होते हो. सही. तो अंदर ही मूवमेंट हो रही होती है जो भी हो रही होती है.
सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो फ्यूचर जनरेशन के लिए होती है, इज ग्रोथ दैट डज नॉट रिड्यूस द रिसोर्सेज अवेलेबल टू फ्यूचर जनरेशन। यस, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, और ये भी सही स्टेटमेंट है, ये डिबेटेबल है, तो बी आंसर होगा। और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, फिर 1 ईयर भी कह रहा है, वैसे गलत ही स्टेटमेंट है ये। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ तो वो होती है ना जब एक कंट्री का पीपी से राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, ये तो बहुत ज्यादा ही लॉन्ग टर्म होती है, एक साल की तो गेम नहीं होती। बाय टाइम कभी भी आपको ये चीज इकोनॉमिक्स में डिफाइन नहीं करते, पर ये थोड़ी डिबेटेबल स्टेटमेंट है। तो 18 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 19, वाई इज रियल जीडीपी पर हेड, रियल का मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड, पर हेड का मतलब पॉपुलेशन एडजस्टेड, थॉट टू बी एन इम्परफेक्ट मेजर ऑफ वेलफेयर इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। अब वेलफेयर में आपका बेसिकली क्या आ जाता है, वेलफेयर में आपका जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाता है, ठीक है। तो रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है इन्फ्लेशन भी एडजस्ट हुई हुई है, और पर हेड का मतलब होता है पॉपुलेशन भी एडजस्ट हुई हुई है। और इम्परफेक्ट मेजर का मतलब है मुझे डिसएडवांटेज बताना है, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट मैनिपुलेशन एंड मिस यूज ऑफ डेटा, दिस इज नॉट अ रीजन व्हाई इट इज नॉट। नो अकाउंट इज टेकन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का अकाउंट टेका है, इट डज, क्योंकि रियल लिखा हुआ है। द रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ द डेटा's कंटेंट एंड कवरेज, ये सही आंसर है इसका, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें जो यहाँ पर नहीं है, मतलब आप रियल जीडीपी पर हेड में ना एजुकेशन को देख रहे हो, ना आप इसमें हेल्थ केयर को देख रहे हो, ना आप इसमें अदर मेजर्स अगर हम देखें ना आर बेटर, जैसे एच डी आई इज मच बेटर देन दिस, एम ई डब्ल्यू उससे भी बेहतर है, एम पी आई उससे भी बेहतर है, द शेडो इकोनॉमी इज ग्रेटर देन द ऑफिशियल इकोनॉमी। एक तो ये पॉसिबल भी नहीं है पहली बात, और दूसरा इससे कोई मतलब सी बेहतर आंसर है। सही है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट चेंजेस आर मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। अगर मुझे इनकम इनइक्वालिटी कम करनी है ना एक इकोनॉमी में, तो मुझे बस सिंपली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को बढ़ाना है और रिग्रेसिव टैक्सेशन को कम करना है। एडिशनल गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट्स, नो। इंक्रीज प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेशन एंड डिक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेशन, यस। इनडायरेक्ट टैक्सेशन नॉर्मली रिग्रेसिव नेचर की होती है, क्योंकि पुअर पे ज्यादा बर्डन डालती है, तो इसको कम कर दो, डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ा दो, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई। इंक्रीज ट्रेड यूनियन पावर, यस दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि इससे वेजेस बढ़ेंगी। एंड रिड्यूस लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। रिड्यूस वेलफेयर बेनिफिट्स, नॉट अ गुड थिंग। इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट अ गुड थिंग। तो 20 का आंसर इज बी। राइट। Question number 21. The table gives labor market statistics for Malaysia for January to March 2019. What is the size of the Malaysia's labor force? तो labor force में क्या आता है? Labor force में आपके employed आते हैं plus unemployed। तो employed plus unemployed कितना हो रहा है? 15.5 भी आंसर होगा। सही है। सही है। Question number 22. What would encourage industrial expansion in a region of high unemployment? एक region है जहाँ पर high unemployment, तो regional unemployment है, वहाँ पर industrial production कैसे encourage की जाएगी? A rationing system for building development in that region, no rationing system नहीं होना चाहिए। An increase in taxation on investment, इससे तो मजीद investment कम हो जाएगी, corporation tax को बढ़ा रहे हैं। A requirement that only local labor may be employed, no, this is also a restriction। An end to the nationally negotiated wage rates, D is the right answer। क्योंकि अगर एक जगह पे बहुत ज्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहां पर वजह ये भी हो सकती है कि यार वेजेस बहुत ज्यादा हैं, वर्कर्स हायर नहीं कर रहे, या वहां पर कोई मसले होंगे। तो आप नेशनली नेगोशिएटेड वेज रेट्स को अगर कम कर दोगे, तो इससे क्या होगा कि मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी थोड़ी लेबर मार्केट में, तो दिस इज अ गुड थिंग। बाकी सारी अगर आप चीजें देखो ना, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऑप्शन डी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर रहा है लेबर मार्केट में। एलिमिनेशन मेथड से करोगे डी पे ही पहुंचोगे। मतलब आपको यहाँ पर ना एक प्रोड्यूसर या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। Question number 23. An island economy has a small manufacturing base, limited mineral resources, and its limited agricultural land. Which development is most likely to lead to sustainable growth? वही बात है for available for future generations।
हर चीज इनके पास लिमिटेड है। तो ऐसा ये क्या करे कि सस्टेनेबल ग्रोथ आ जाए और ग्रोथ आ जाए। बिल्डिंग लार्जर फिशिंग बोट्स टू अलाउ फिशरमैन टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इससे मजीद तुम्हारी बैंड बजेगी, तुम अपने लैंड और कम कर रहे हो। क्लियरिंग रेन फॉरेस्ट टू क्रिएट एग्रीकल्चर एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मच नीडेड फूड स्टफ, अगेन यू आर क्लियरिंग योर रेन फॉरेस्ट। Training farmers and agriculture workers in new production methods to increase crop yields. Yes, this is a supply side policy. Using its domestic mineral resources to give a rapid increase to manufacturing output. Again, this is not sustainable. This will worsen your situation. C is the only option जहाँ पर आपकी economy का potential बढ़ा है, which is good for the future generations. सही है? Question number 24. The information in the table is taken from a country's national income account. What is the value of the national income? आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि national income में सिर्फ एक चीज नहीं आती, ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, transfer payments are not included because no output generated, non-productive activities है, सही है, नो सर्विस इन रिटर्न, जीटीपी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। अब ये होगा काउंट, दिस इज अर्नड, सही है, पैसा कमाया हुआ है यहाँ पे। देखो जो पैसा कमाया जाता है ना वो आता है, सैलरीज यस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ट्रांसफर पेमेंट है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स ट्रांसफर पेमेंट है, रेंट इज अर्नड, इंटरेस्ट इज अर्नड, तो ये दोनों चीजें बस नहीं आएंगी। तो अगर मैं सबको ऐड करूं तो क्या होगा, ये 8 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया और 20 हो गया, उससे ही आंसर होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 25। In a closed economy with no government sector, the marginal propensity to consume is 0.6. At all levels of income, there is an increase in the private sector investment of 100 million. So this is injection. What will be the increase in national income? तो simple है, multiplier का formula लगाओ, 1/1 minus MPC, तो 1/1 minus 0.6, तो 1/0.4, 1/0.4 क्या होता है, 2.5, तो 2.5 मेरा मल्टीप्लायर है, तो 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो डी आंसर हो। सही है, क्या वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 26। According to the liquidity preference theory, which money balances are responsive to a change in the interest rate? भाई इंटरेस्ट रेट से रिस्पॉन्सिव कौन होते हैं, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट में हल्का सा गिरा दूं तो मनी डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट हल्का सा बढ़ा दूं तो मनी डिमांड जो है वो एकदम से कम हो जाए। ये स्पेकुलेटिव पर्पसेस वाले बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, क्योंकि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होती ही इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, तो ये वो आइडल बैलेंस होते हैं। मतलब आइडल बैलेंस का मतलब है दैट द मनी विच इज नॉट लाइकली टू बी स्पेंट। ठीक है, एक्टिव बैलेंसेस वो होते हैं विच आर लाइकली टू बी स्पेंट। अब जो पैसा लाइकली टू बी स्पेंट है, दे वोंट बी रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट को मैं बढ़ा दूंगा तो आपके वॉलेट में जो 500 रुपए बढ़े आप बैंक में नहीं डाल दोगे। सही है, तो एक्टिव बैलेंसेस आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू इंटरेस्ट रेट, बट स्पेकुलेटिव बैलेंसेस आर, क्योंकि ये पैसा होता है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए। अगर हल्का सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा, एकदम से सारा पैसा बैंक में डाल दूंगा, मनी डिमांड एकदम से कर जाएगी। ये आंसर है। सही है, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 27। The bank cash deposit ratio changed from 5% to 10%. तो बैंक कैश डिपॉजिट रेशियो इज बेसिकली रिजर्व रेशियो, याद है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक्स जो रखने पड़ते हैं उनको। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, बैंक डिपॉजिट्स विल फॉल बाय 10%, बैंक डिपॉजिट्स विल राइज बाय 5%। देखो डिपॉजिट्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो तो बताना यहाँ पर मुश्किल है, मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि मल्टीप्लायर कितना होगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर। जैसे मैं बेसिकली क्या करूंगा, मनी मल्टीप्लायर निकालूंगा, जैसे 1/5%, ये फॉर्मूला होता है ना इसका, मतलब 1/, मतलब मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, रिजर्व रेशियो। तो पहले मेरा 1/5% था, तो मेरा क्रेडिट मल्टीप्लायर आ रहा था 20, पर अब मेरा जो है ना वो 10% हो गया है। तो अब क्या होगा, 1/10%, तो अब मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 10। तो कितने परसेंट से कम हो रहा है, 50% से मेरा क्रेडिट मल्टीप्लायर कम हो गया।
तो सी इज द राइट आंसर। क्रेडिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर एक ही बात है। क्लियर है। इसमें पढ़ा था हमने, मनी, सप्लाई ऑफ मनी, सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28। इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने का मतलब है कि रियल जीडीपी जो है ना वो पहले के मुकाबले में बढ़ रही है। बट रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड इंक्रीज इन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सही है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बता दूं, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ना रियल जीडीपी का बढ़ना भी आता है, पर साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की सारी चीजें आ जाती हैं। हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सस्टेनेबल ग्रोथ, एवरीथिंग रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड इंक्रीज इन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इससे आपकी डेवलपमेंट होगी। एंड इंक्रीज इन द स्कूल लिविंग एज। सवाल है क्या, 2 मिनट वापस पढ़ना। विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बट रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, इससे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। एंड इंक्रीज इन द स्कूल लिविंग एज, दिस इज डिबेटेबल, देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, ये आंसर आपका हो सकता है। सही है। द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, इससे हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए। मतलब आपको एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना है जहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल भी ना हो। मतलब अगर आप देखो तो बाकी ऑप्शंस में भले डेवलपमेंट पे शायद, जैसे ये एक वाहिद ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर मैं कह सकता हूँ हाँ भाई डेवलपमेंट लाजमी तौर पे आ रही है। यहाँ पर डिबेटेबल है, यहाँ पर भी डिबेटेबल है। पर ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें ये कह रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस रिमूव कर दिए, इसका मतलब यहाँ पर तो आपकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट आ रहा है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कम होगा यहाँ पे। तो सी एक वाहिद ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल लॉजिकल बैठ रहा है यहाँ पे। फिर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है परसेंट ना, जैसे जैसे 25% से ग्रोथ हो रही थी, अब 30% से ग्रोथ हो रही है, तो रेट ऑफ ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना यहाँ पर। अब देखो, रिमूवल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस अगर आप हटा दोगे ना तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस कम कर रहे हो, मोर फंड्स विल एंटर, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो रही है। देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो आएगी पर डेवलपमेंट नहीं आएगी। मतलब अगर मैं कल को ये कहता हूँ ना कि यहाँ पर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स और हेल्थ रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं है, मल्टीनेशनल जाएंगे यहाँ पे और अपने बिजनेस खोलेंगी, वो तो चाहती ही है कि भाई हमारी कॉस्ट कम हो। जब आप हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस बढ़ा दोगे ना तो फर्म्स माइट एग्जिट योर कंट्री, या बिजनेस इतने ना खुलें क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग बढ़ जाएगी। खैर, तो रिमूवल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है पर डेवलपमेंट नहीं आ रही। कह रहे ये चीज। क्वेश्चन नंबर 29। Which policy is most likely to conflict with the government's aim of price stability in the short run? प्राइस स्टेबिलिटी का एम यही होता है महंगाई कम से कम हो, तो इसका आंसर ए ही होगा। क्योंकि आप स्पेंडिंग और एजुकेशन और हेल्थ पे बढ़ाओगे ना तो आपका जी बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा तो फिर आपके मुल्क में शॉर्टेज होगी जिसकी वजह से प्राइस लेवल बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग द बेसिक रेट ऑफ इनकम टैक्स, इससे आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, एडी कम होगा, प्राइस लेवल कम हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। लिमिटिंग वेज इंक्रीजेज, जाहिर सी बात है इसमें भी वेज कम हो रही है, कंजम्पशन कम हो रही है, एडी कम हो रहा है। या आप ये भी कह सकते हो इससे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाएगा तो इससे भी प्राइस कम हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रिवेंटिंग मर्जर्स ऑफ लार्ज कंपनीज, यस, बिकॉज जब वो आप क्योंकि नॉर्मली जब लार्ज कंपनीज मर्ज हो जाती है ना तो इंक्रीज द प्राइस, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। सिर्फ वाहिद ये ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर इन्फ्लेशन आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, एडी बढ़ रहा है। सही है। एंड द लास्ट एमसीक्यू, what is most likely to be an appropriate government action to reduce both the balance of payment current account surplus। अब करंट सरप्लस का मतलब होता है इनफ्लोस, इसको ना मैं अलग से यहाँ लिख लेता हूँ। सरप्लस का मतलब क्या होता है? इनफ्लोस ग्रेटर देन आउटफ्लोस। सही है। अब इस सरप्लस को ना मुझे रिड्यूस करना है।
अगर इसको मुझे रिड्यूस करना है ना, तो रिड्यूस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनफ्लोज कम करने हैं, आउटफ्लोज बढ़ाने हैं, और मुझे साथ में इन्फ्लेशन भी रिड्यूस करनी है। तो एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट रेट को कम करूंगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एडी बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन रिड्यूस नहीं हो रही, हटा दो उसको। डी वैल्यू द करेंसी, करेंसी डी वैल्यू करूंगा तो इसका मतलब मैंने जानबूझकर करेंसी को गिरा दिया, एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, इंपोर्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। अगेन दिस कैन नॉट बी अ राइट आंसर। इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेस, इससे डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो रही है, इससे जो है वो कंजम्पशन कम हो रही है, एडी कम हो रहा है। यस, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, पर मसला ये कंजम्पशन कम हो रही है तो इससे आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, आपके आउटफ्लोज कम हो जाएंगे, आपका सरप्लस उल्टा बढ़ जाएगा, मुझे सरप्लस यहाँ पर कम करना है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब डी क्यों है, रिमूव टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स, अगर मैं टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स को हटा दूंगा ना, तो इससे इम्पोर्ट की प्राइस कम होगी, जिसकी वजह से इम्पोर्ट का एक्सपेंडिचर शायद बढ़ जाए, आपके आउटफ्लोज जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका सरप्लस जो है वो कम हो जाएगा। और साथ में आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपने टैरिफ हटा दिया ना इम्पोर्ट से, तो इससे फायदा ये भी होगा कि आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हो जाएगी, बिकॉज पीपल विल फाइंड इम्पोर्ट्स चीपर। अब जब आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हो जाएगी तो इससे भी आपका एडी कम होगा, और इससे आपकी महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी, तो दोनों टारगेट एक साथ अचीव हो गए आपके, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आपको इसका थ्रेशोल्ड बता दूं, मेरे पास खुला हुआ है बहुत पहले से यहाँ पे, ये November 21 है ना, सही है, 3-2। तो इस पे 21 पे ए है, विच इज वेरी लो, वही बात है, कोविड वाला फेस था ये। 17 इज बी, 15 इज सी, 13 इज डी, 12 इज ई। और बिलो 12 अगर आप जाते हो तो ये होगा, सही है।